इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से थोड़ा अलग हटकर रहा। भाजपा ने जो है रामायण के जो राम का किरदार निभाने वाले अभी उम्मीदवार बनाया। इसी के साथ समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा जी जो पूर्व में मेयर बैठी रही हैं, और मैक्सिमम उनका जो कैडर वोट था जिस पे वो भरोसा कर रहे थे कि साहब त्यागी हमें 90% मिल जाएंगे, तो वो 90% शिफ्ट करके वापस बीजेपी के पास। लेकिन ये है, वहाँ कह सकते हो आप बीजेपी को एज है, लेकिन बाकी और सीटें सारी फंसी हुई हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत। और इसी तरह मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में जो कैंडिडेट आया अरुण गोविल, वो इसलिए लेकर आए कि एक तो राम मंदिर का उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया था, अपने साथ 4 वोटर्स को लेके जाता था। इस बार वो नहीं हुआ, तो पहले दिन जो वोटिंग परसेंटेज की आंकड़े आए उसे डरा दिया। बात 2009 की हो, 2014 की हो या 2019 की हो, तीनों बार लगातार बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल मेरठ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। लेकिन इस बार चीजें बदली हुई नजर आ रही हैं, प्रत्याशी भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। और मेरठ में क्या स्थिति रहेगी, मेरठ का क्या एग्जिट पोल रहेगा, इन्हीं वरिष्ठ पत्रकारों से जानने की कोशिश करूंगा। बीजेपी ने यहां से रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करूं तो पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को यहां मैदान में उतारा। और बसपा की बात करें तो देवव्रत त्यागी। तीनों योद्धा मैदान में थे और तीनों के जीत के बड़े बड़े दावे किए गए हैं। मेरठ में पत्रकारों का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है, इन्हीं से मैं बातचीत करूंगा। हमारे साथ नरेश उपाध्याय जी हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा, ये बताइए मेरठ के मन में क्या है, मेरठ का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? जी मेरठ में जैसे अभी आपने बताया, इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से थोड़ा अलग हटकर रहा। भाजपा ने जो है रामायण के जो राम का किरदार निभाने वाले अभी उम्मीदवार बनाया। इसी के साथ समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा जी जो पूर्व में मेयर बैठी रही हैं, वो उम्मीदवार रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी जी को अपना उम्मीदवार बनाया। जिस समय अरुण गोविल जी की घोषणा हुई उस समय बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बन गई। कुछ लोग ये था कि इनका विरोध भी होगा, विरोध हुआ भी, है ना। उन्होंने भी माना, कुछ जो पहले से दावेदार थे या टिकट की मांग कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी नाराज़गी भी बढ़ी, वो दिखाई भी दी चुनाव में। लेकिन कुल मिला के ये है कि चुनाव बढ़िया रहा। इसके अलावा जो मुख्य फाइट इस चुनाव में यहाँ दी वो सुनीता वर्मा जी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, वो बढ़िया चुनाव उन्होंने लड़ा। देवव्रत त्यागी जी को शुरू में माना जा रहा था कि चुनाव ठीक रहेगा, शुरुआत भी उनकी अच्छी रही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता रहा उनका चुनाव कमज़ोर पड़ता गया। और लास्ट टाइम में आके भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ये चुनाव। मेरठ में तस्वीर कुछ साफ करेंगे आप? तस्वीर जहाँ तक बात है कि ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा कि कौन जीतेगा, लेकिन दोनों के बीच बहुत कड़ा मुकाबला है। और अगर इन दोनों में भी किसी एक को ही कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा जी प्लस में रहेगी, भाजपा को ही। भाजपा प्लस में रहेगी। रविंद्र राणा जी, ये तो भाजपा को प्लस बता रहे हैं मेरठ में, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, बहुत कड़ा मुकाबला हुआ है मेरठ में। पिछली बार जीत का जो मार्जिन था वो बहुत कम था। मेरे ख्याल में 4600-4700 वोट का अंतर था जिससे राजेंद्र अग्रवाल जीते थे। वो लगातार 3 बार के एमपी थे। एक तो लोकल लेवल पे ये नाराजगी बहुत थी बीजेपी के नेताओं में कि साहब बाहर से कैंडिडेट आ गया, पैराशूट कैंडिडेट आ गया। दूसरा, जो श्री राम की उनकी छवि थी वो उस छवि के साथ यहाँ अवतरित हुए और लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए अपने को। कई बार इस तरह की बातें भी आई कि साहब उन्होंने किन्हीं नेताओं से, पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा डोंट टच मी, और एक दूरी बना के रखी उन्होंने। वो जब गाड़ी में चलते थे प्रचार के लिए तो सनरूफ से कुछ पलों के लिए निकलते थे, बाकी बीजेपी के लोकल लीडर्स पीछे एक रथ पे सवार रहते थे धूप में। तो पीपल कनेक्ट वो उस तरह का नहीं कर पाए कि एक तरफा ये कह दिया जाए साहब कि वो बम्पर तरीके से जीत रहे हैं, 1 लाख से जीत रहे हैं, 2 लाख से जीत रहे हैं। मुकाबला बेहद कड़ा है, बेहद दिलचस्प है। उधर अगर विपक्ष की बात करें अगर, तो उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट्स बदले। पहले एक वकील साहब को लेके आए वो, फिर अतुल प्रधान को उन्होंने टिकट दिया, फिर सुनीता वर्मा को उन्होंने टिकट दिया। सुनीता वर्मा नो डाउट बहुत अच्छा चुनाव लड़ी हैं, लेकिन पहले जो समीकरण था उसमें त्यागी कैंडिडेट बीएसपी ने उतार दिया। तो उस समय मुस्लिम्स को लगा कि शायद हो सकता है कि त्यागी वोटर प्लस दलित प्लस मुस्लिम्स मिला के कॉम्बिनेशन बन जाए जो विनिंग हो और जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, जब सुनीता आई तो ये परसेप्शन खत्म हो गया कि साहब त्यागी जी फाइट में हैं। और मैक्सिमम उनका जो कैडर वोट था जिस पे वो भरोसा कर रहे थे कि साहब त्यागी हमें 90% मिल जाएंगे, तो वो 90% शिफ्ट करके वापस बीजेपी के पास। तो बीजेपी को वहाँ राहत मिली। दूसरा, जो एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के साथ, वो एक इशू रहा। लोकल नेता उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाए।
एक राहत जरूर रही बीजेपी के लिए कि आरएलडी का जो गठबंधन था उसकी वजह से एक सपोर्ट उन्हें मिला। पिछली बार ये गठबंधन उनके साथ नहीं था, ये जरूर उनको माइलेज मिला थोड़ा अरुण गोविल को। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि मुकाबला बहुत कड़ा है, दिलचस्प है और उतना आसान नहीं है कि बहुत सॉफ्ट टारगेट है बीजेपी। सॉफ्ट टारगेट। हरिशंकर जोशी जी सीधा कह रहे हैं तो सॉफ्ट टारगेट ही नहीं है, बहुत आपस में कड़ा मुकाबला है मेरठ में। नहीं, बिल्कुल देखिए मुकाबला कड़ा है और संघर्ष है, एक तरफा मैच नहीं है। और लेकिन ये बात सिर्फ मेरठ के लिए लागू नहीं होती है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों के लिए लागू होती है कि वहाँ पर एक भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ साफ तौर पर ये कहा जा सके, मतलब मेरठ तक, बुलंदशहर, गाजियाबाद और आगे नोएडा को छोड़ दो, गाजियाबाद भी हालांकि उसमें है, लेकिन ये है वहाँ कह सकते हो आप बीजेपी को एज है, लेकिन बाकी और सीटें सारी फंसी हुई हैं, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत। और इसी तरह मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में जो कैंडिडेट आया अरुण गोविल, वो इसलिए लेकर आए कि एक तो राम मंदिर का उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया था, तो भारतीय जनता पार्टी को और खासतौर से मोदी जी को उम्मीद थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में राम लहर चलेगी और एक तरफा हम राम लहर पर सवार होकर चले जाएंगे। राम लहर उतनी चली नहीं, राम लहर सिर्फ सीमित हो गई जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स हैं या उनके समर्थक हैं वहाँ तक वो हो गई। दूसरा ये लाए राम को कि यहाँ से राम को प्रतीक बना के पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ से एक मैसेज देंगे। अब राम यहाँ बाद में आए, बिस्तर फिल्म के पोस्टर पहले आ गए। तो हाँ सर, बिस्तर फिल्म के पोस्टर पहले आ गए। फिर दूसरा, राम जी की साथ दिक्कत ये थी कि वो सूर्य अस्त होने तक एक्टिव रहते थे, सूर्य अस्त होने के बाद मतलब सांझ ढले बाद वो फिर थोड़ा अपना, चूँकि ये बड़े स्टार हैं सर, वो उनका अपना बॉम्बे का लाइफ स्टाइल है तो वो उस लाइफ स्टाइल में रहते थे। दूसरा, उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं थी, लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहते थे। एक बिल्वेश्वरनाथ मंदिर गए, वहाँ उनको किसी ने कंधे पे हाथ रख दिया तो उन्होंने छिटक दिया। हालांकि बाद में मैंने उस व्यक्ति से पूछा तुमने किसे वोट दिया, तो बोला बीजेपी को। सर इतनी तमाम चीजें रही, फिर किसका पलड़ा भारी? सुनीता वर्मा का। सुनीता वर्मा। पुष्पेंद्र जी, तीनों की बातें आपने सुन ली, आपके हिसाब से मेरठ में क्या हो रहा है? क्रांति भूमि है, कह रहे हैं कि भाई पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का गेटवे कहा जाता है, उस गेटवे में क्या होने जा रहा है? कौन दरवाजा जो है, किले का दरवाजा खोल के कौन राजा की कुर्सी पे बैठने जा रहा है? देखिए, कोई भी यहाँ पर खुलजा सिम तो कहने की स्थिति में है नहीं। और आज की बात करने से पहले शायद 2019 की थोड़ी सी याद आपके दर्शकों को दिलानी पड़ेगी। पिछली बार महागठबंधन था यूपी में, बसपा, लोकदल, सपा सब एक साथ थे और लग रहा था कि आंधी चलेगी, सुनामी चलेगी और विपक्ष जीतता चला जाएगा। तब इस सीट पर कांटे का संघर्ष देखने को मिला और सुबह तक जो बसपा प्रत्याशी जीत रहा था, जैसे ही यहाँ पर जो कैंट विधानसभा क्षेत्र है उसकी गणना शुरू हुई, मतगणना शुरू हुई, तो ग्राफ बदलता चला गया और शाम आते आते बहुत ही कम अंतर से, बहुत थोड़े से मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी बामुश्किल जीत पाई। अब तब की परिस्थिति से अब की परिस्थिति में अंतर क्या आया? बसपा अलग है, लेकिन कांग्रेस जो उस समय बाहर थी वो इधर गठबंधन में है। कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं है, 40 से 50 हज़ार वोट होती है, लेकिन फिर भी वो परंपरागत वोट सुनीता वर्मा यानी कि गठबंधन प्रत्याशी को मिलती है। ये इनके लिए प्लस होता है। एक इनके लिए और प्लस होता है कि ये अखिलेश ने एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया। अखिलेश ने कि सामान्य सीट पर एक जाटव को वोट दिया, टिकट दिया। उससे क्या हुआ कि एक सोशल इंजीनियरिंग जो शब्दों में रहती है, शायद वो कहीं बनी और दलितों का एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि जो उनके पति हैं योगेश वर्मा, उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया। और आपको याद होगा कि 2019 के जो आरक्षण आंदोलन था उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी, उसके लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ा। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे जो दलित युवा हैं उन्हें निजी तौर पे प्यार करते हैं, उनका वो काम भी करते रहे। तो मुझे लगता है कि दलितों की वोटों का एक बड़ा हिस्सा वो लेने में कामयाब हुए। दूसरे, मतदान के दिन जो पता चला, जो त्यागी जी थे बसपा के उम्मीदवार, जब सबको लगा कि शायद वो कहीं जगह नहीं बना पा रहे या मुख्य द्वंद से, मुख्य रेस से बाहर हो रहे हैं, तो इवन उनकी बिरादरी के लोगों ने भी कहीं अपना मन बदल लिया और सोचा कि वोट गड्ढे में ना जाए। मुझे नहीं पता कि दलितों ने भी ऐसा सोचा सबने या नहीं सोचा, जो कोर वोटर है मायावती का, लेकिन हाँ, एक माहौल ऐसा ज़रूर बना। उससे क्या हुआ,
मैं ये नहीं कह रहा कि किसका दरवाज़ा खुल गया, लेकिन एक कांटे की टक्कर जरूर यहाँ देखने को मिली। और उसके लिए जैसा हमारे साथियों ने बताया कि एक तो वो भाई पैराशूट से उतारे गए थे अरुण गोविल को शायद ये सोच के उतारा गया था कि जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई उसको वो उस माहौल को जिंदा रखेंगे, गर्म करेंगे, और सिर्फ मेरठ ही नहीं और सीटों पर भी उनका आने का फ़ायदा मिलेगा। और मुझे याद है कि मतदान से कुछ दिन पहले जो उनके साथ लक्ष्मण का किरदार निभाया था रामायण सीरियल में और सीता का निभाया था, उनको भी लेके आए। फूल जरूर बरसे शहर में, लेकिन बहुत कोई उत्साह देखने को नहीं मिला। फिर जो उनकी पर्सनल बॉन्डिंग थी अरुण गोविल की, वो क्रिएट नहीं हो पाई। वो यहाँ पे सुबह बहुत से लोगों के यहाँ नाश्ता करने गए, जहाँ उन्हें थैलियाँ भी मिली, लेकिन अगर आप उनसे नाम पूछ लें कि वो कहाँ गए थे तो शायद वो एक का भी नाम ना बता पाए। और बहुत सी जगह जो उनके मेज़बान थे वो उनसे हाथ मिलाने के कोशिश करते रहे और वो हाथ तक नहीं मिला पाए। तो ये जो दूरी थी इसने जोश कम कर दिया। ये नहीं है कि वो भाजपा का वोटर बदल जाएगा, चला जाएगा, लेकिन हुआ ये कि जो भाजपा का वोटर या समर्थक अपने साथ 4 वोटर्स को लेके जाता था, इस बार वो नहीं हुआ। तो पहले दिन जो वोटिंग परसेंटेज की आंकड़े आए उसे डरा दिया और चिंता में डाल दिया, संघ की बैठकें होने लगी। लेकिन भला हो चुनाव आयोग का कि उसने 6-7 दिन बाद एक आंकड़े दिए तो भारतीय जनता पार्टी वालों के सांस में सांस आई। और उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कांटे का मुकाबला है या कुछ भी हो सकता है। बहुत रोचक चुनाव हुआ है, बहुत ही रोचक चुनाव हुआ है। तो नतीजा देखने के लिए हम भी उतने ही आतुर हैं जितने आपके दर्शक इंतजार कर रहे हैं इस नतीजे का, उतना इंतजार हम भी कर रहे हैं। शादाब रिजवी साहब, ये तो तस्वीर साफ करने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कांटे का मुकाबला है, दरवाजा खोल के कौन राजा की कुर्सी पे बैठेगा कह ही नहीं सकते हैं। इन्हीं शब्दों को शुरुआत कर लें। चुनाव रोचक, कांटे का, संघर्ष वाला और मज़ेदार मेरा सेंस ये है कि देखिए 2019 के चुनाव जो भी जिक्र हुआ है वो चुनाव भी आप देखें कि इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं। किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, हापुड़ और किठौर। पिछले चुनाव में जब बसपा और सपा यहाँ से लड़े थे और बसपा का यहाँ कैंडिडेट थे तो 4 विधानसभा से 28,000, 32,000, 18,000, लगभग 17,000 से जीत के करीब 90,000 से ज़्यादा वोटों से 98,000 के आसपास जो है वो बसपा के कैंडिडेट बीजेपी को हराते चले आ रहे थे। लेकिन जब कैंट में आए तो कैंट में आके वो वहीं जो है करीब वोटों से हार गए, 1 लाख कुछ हज़ार वोटों से। जो अंतर आया 4700 वोटों का, तो वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब आप इस चुनाव पर आइए, इस चुनाव में भी अगर वो स्थिति बन जाए जो मैं बता रहा हूँ 2019 की, तो कोई ऐसी शोक्ति नहीं होगी। लेकिन कैंट पे आइए आप, कैंट पे 2,45,170 वोट पड़ा। और जब यहाँ आंकड़ों की बात करते हैं, जातिगत बात करते हैं, तो पूरे कैंट में विधानसभा में 38,000 के आसपास मुस्लिम है, 65,000 के आसपास दलित कहा जाता है, और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वो 1 लाख होता है। और जब यहाँ का परसेंटेज देखते हैं तो 55.56 को पड़ता है। तो आप मान के चलिए कि अगर टोटल वोट भी उनको मिल गया इसमें से 56%, बहुत ज़्यादा ऊंच नीच माने हुए 60-65% हो गया होगा। तो अब जब अगर 60,000 आप 2,45,000 में हटाएंगे तो बाकी वोट कहाँ गया? तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी करता है। एक स्थिति तो ये बन जाती है। एक सुकून वाली बात सुनीता वर्मा या योगेश वर्मा के लिए ये हो सकती है, जब मेयर का चुनाव सुनीता वर्मा लड़ी पिछला तो वो जीती, लेकिन कैंट एरिया का जितना भी एरिया उसमें आ रहा था नगर निगम में, उस एरिया में बीजेपी से ज़्यादा वोट सुनीता वर्मा को मिला था। ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट वो मान के चलते हैं कि वो वोट अगर हमें मिला तो ये हम प्लस हो जाएंगे और हम कहीं ना कहीं टक्कर देने की स्थिति में होंगे। एक दूसरी बात जो देखने को इस चुनाव में मिली, ये शायद मेरे साथी भी इससे इत्तेफाक करें, कुछ दलित वाल्मीकि और खटीक जिन्हें जातिगत आधार पर कहा जाता है, वो वोट कहीं ना कहीं जो कहा उन्होंने, जो हमने देखा, जो हमने बताया, और वो कितना सच्चा है वो तो 4 तारीख को चलेगा, उन्होंने कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ अपना रुख महसूस किया। तो वो भी एक उनके लिए बड़ी बात हो सकती है गठबंधन के लिए। लेकिन आप ये कहें कि बीजेपी को तो तमाम बातें हैं कि श्री राम जी, अरुण गोविल जी आए, वो पैराशूट होके आए, लोगों से कनेक्टिविटी नहीं बनी, लोग जो है उनसे अपना आपका जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए, लोगों से जो है हाथ मिलाने में उन्होंने गुरेज किया या नाश्ता करने में गुरेज किया या थैली लेके नाम न जानने में गुरेज किया, ये सब चीज़ें हैं ना हमारी, वो एक अलग बात है। लेकिन बीजेपी अपने आप में एक मजबूत स्थिति में यहाँ है। लेकिन इस बार चुनाव जो है सामान्य सीट पर दलित के आने के बाद मुसलमान और दलित का जो फिर से 2019 की तरह इकट्ठा हुआ, और साथ में ये प्लस वोट उसको, ये चाहे वो खटीक है, वाल्मीकि है, दूसरा अगर वो मिला है जिस तरह से, तो फिर एक चुनाव जो है वो स्थिति साफ करने वाली नहीं है। यहाँ स्थिति बिल्कुल फंसने वाली है। फंसने वाली स्थिति तो कौन फंस रहा है? रवि शर्मा जी, एक दोहा सुना है कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को। तो ये राम किस साइड में होंगे, उन काल्पनिक राम की तरफ या सुनीता वर्मा की तरफ, ये डिपेंड करेगा 4 जून को।
घोषित भी तभी होगा जब 4 जून को निकल के आएंगे। कुल मिलाकर के मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर जो टक्कर है वह 2 ही प्रत्याशियों के बीच में है। तीसरा उसमें बसपा कहीं नहीं टिक रही है, भाजपा और गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा। अरुण गोविल के साथ जहां बहुत सारे माइनस पॉइंट हैं उनके व्यवहार को लेकर के, और दूसरा ये है कि उनको पैरासूट उतारा गया, तो यहाँ पर एक बड़ा वर्ग ये रहा कि जो ये नहीं चाहता था कि वो यहाँ से जीतें। कारण उसका साफ साफ था कि अगर वो जीतते हैं तो उनकी राजनीति ठप हो जाती है। तो ऐसे एक वर्ग विशेष ने इस चुनाव में अपना ठंडा रुख रखा। लेकिन अगर आप ओवरऑल भी देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर नजर डालें, तो सभी जगह चुनाव इस बार थोड़ा सा ठंडा रहा। आप जो मतदाता हैं उनको सीधे सीधे नहीं पढ़ पा रहे हैं कि वो वोट किस साइड में कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ मेरठ और हापुड़ की बात करें तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि बसपा प्रत्याशी को खड़ा किया गया, लेकिन उनके 2 ऑडियो और वीडियो जारी हुए और लास्ट में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं भी भाई हट रहा हूँ, तुम भी हट जाओ। तो इसलिए वो वहाँ मैदान से हट गए। ऐसा माना जा रहा है कि वो हट गए, कि वो हट गए। लेकिन यहाँ पर जो है फिर समाजवादी पार्टी का जो सुनीता वर्मा है, उनके पति योगेश वर्मा, उनका दलितों में एक अच्छी पैठ है, ऐसा कहा जाता है। फिर डिपेंड करता है, जो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों पर डिसीजन क्या होगा ये तय करेगा मुस्लिम वोटर। वहाँ पर ना ही तो दलित तय कर पा रहे हैं, ना ही हिंदू वर्ग तय कर पा रहा है, वो केवल मुस्लिम तय कर रहा है। तो मुस्लिम वोटरों का रुझान, क्योंकि मुस्लिम इस समय कहाँ पर जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कम से कम राजनीतिक दिशा तय कर रहा है। तो वो ये देखता है कि आज की डेट में भाजपा को कौन हरा सकता है। तो इस कारण से सुनीता वर्मा का पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन फिर भी हम अगर ये कहें कि नहीं सुनीता वर्मा जीत रही है तो ये गलत होगा। संतोष शुक्ला जी, सबकी बातें आपने सुन ली। पलड़ा किसी का कोई भारी करने को तैयार नहीं है। दोनों बातें कर रहे हैं कि ये भी जीत सकते हैं, ये भी। आपके हिसाब से, बहुत नजदीक से मेरठ की गलियों को जानते हैं, बहुत नजदीक से आपने कवरेज की है। भाजपा मेरठ में जीत जाएगी। बहुत ज्यादा दुविधा की स्थिति नहीं है पार्टी के लिए। दुविधा की स्थिति तब खड़ी हुई जब भगवान राम के मानस चरित्र अरुण गोविल को भाजपा ने पूर्वांचल और पश्चिमांचल के बीच एक सांस्कृतिक तार जोड़ने के उद्देश्य से भेजा। और बिल्कुल हमारे समस्त साथियों और वरिष्ठों ने जो कहा कि वो जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है या जो एक धार्मिक राष्ट्रवाद, उसकी लहर को बहुत ऊंचे ऊपर नहीं ले जा पाए, और उनका व्यक्तिगत व्यवहार इसमें बहुत बड़ा कारक बना। इससे नुकसान भाजपा को ये हुआ कि भाजपा को उनके भेजने का उद्देश्य था कि वो बहुत बड़ी मार्जिन से जीत कर जाएंगे, जैसे कि स्टार जाता है। और खास करके जब सांस्कृतिक अनुष्ठान अयोध्या में हुआ, जो 500 वर्षों के बाद जिसको पार्टी कहती है अपनी उपलब्धि बताती है, उसके बाद उनके मानस चरित्र को भेजने के बाद तापमान चुनाव में ना आ पाना भाजपा के लिए नकारात्मक संकेत ये है। दूसरी बात यह, सुनीता वर्मा पर बिल्कुल सही प्रत्याशी पर सपा ने दांव खेला। ये बिल्कुल इसलिए भी कि सुनीता वर्मा भाजपा की सबसे मजबूत स्थिति में 2017 में बहुत बड़े सांगठनिक ढांचे को परास्त करते हुए और अपने पति योगेश वर्मा के रणनीतिक कौशल से जीती थी। ऐसे में सपा का चयन बिल्कुल उचित है। लेकिन जो जाति समीकरणों का ताना बाना है वो बरबस ही भाजपा की तरफ आकर बैठ जाता है। पॉजिटिव पॉइंट पहले मुझे बीजेपी का बता दीजिए एक शब्दों में कि इसलिए जीतेगी बीजेपी। भाजपा के पास बहुत मजबूत संगठन है। 2022 का विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लगातार उनके संगठन की सक्रियता है, जनता से सीधा संपर्क है, बड़े नेताओं का लगातार आवागमन है। प्रदेश में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में बहुत नहीं देखता। हाँ, प्रत्याशियों के चयन को लेकर जरूर भाजपा के अंदर ही एक नकारात्मकता थी, जिसको समय रहते पार्टी ने अपने एक्सरसाइज से दूर रखा। बीजेपी की पॉजिटिव चीज आपसे समझ, कानून व्यवस्था। सर आपसे समझना चाहूंगा बीजेपी की एक पॉजिटिव पॉइंट जो जीत की बात कही जाए। बिल्कुल, ये तो कानून व्यवस्था तो सब खुली हुई है ही है। और इसके अलावा क्या है कि क्विक एक्शन, यूपी की बात, क्विक एक्शन जो सरकार की तरफ से होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो ये नहीं कि क्या हो रहा है। देखिए, आप माफियाओं की बात करें, आप किसी अवैध खनन की बात करें, आप जो है तमाम अवैध बिल्डिंगों की बात करें, जब वो एक्शन आता है तो उसका संदेश जाता है। वो योगी जी ने यहाँ अपने इर्द गिर्द पूरा चुनाव जो है वो कर लिया है। भले ही योगी जी, यहाँ मोदी ने तमाम रैलियाँ की, शाह जी ने तमाम रैलियाँ की, लेकिन यूपी का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं पहली पसंद, और इर्द गिर्द जो चुनाव है वो योगी जी। सर बीजेपी की पॉजिटिविटी, देखिए यहाँ पे ये लोकसभा का चुनाव था, एमएलए का चुनाव नहीं था और स्थानीय निकाय का नहीं था। तो जब मन में आदमी वोट डालने जाता है तो उसके मन में फिर वो राष्ट्र की बातें आती हैं और केंद्र की बातें आती हैं। तो वहाँ पर मोदी जी का अपना पर्सनैलिटी,
योगी जी के काम वो उसमें एडिशनल हो गए। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है अभाव था, शायद विपक्ष में से अभी तक कोई एक ऐसा चेहरा नहीं उभर के आया है जिसको मतदाता विकल्प के रूप में देखने लगे। शायद मुझे लगता है कि मतदाता को अभी उनके बराबर का या 19-20 का कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ी जीत है और ये केंद्र सरकार को दृष्टिगत रखते हुए वोटिंग की गई है। ठीक है, आपको क्या लगता है बीजेपी के पॉजिटिव पॉइंट जो जीत की बात चल रही है? बीजेपी की पॉजिटिविटी की जहाँ बात है, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है संगठन, मजबूत संगठन। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो भाजपा के पास इतना मजबूत संगठन है जितने किसी और पार्टी के पास नहीं है। रविंद्र राणा जी, आपको क्या लगता है? एक तो संसाधन सबसे ज़्यादा है उनके पास, खुद मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू है जो उनके फेवर में जाता है। तमाम सारी डिमेरिट्स के बावजूद की, इसके बावजूद की महंगाई है, इसके बावजूद की अग्निवीर का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर निश्चित तौर पे योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। तो मेरठ जैसे शहर में जहां पोलराइजेशन पे इलेक्शन होते रहे हैं वहां ये मैटर करता है, यहाँ ही मैटर करता है। एक एक सवाल और आप लोगों से लूंगा तो शुक्ला, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। समाजवादी पार्टी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूत चीज है जो आपको लग रहा है कि सीधी टक्कर दिला रही है? समाजवादी पार्टी के साथ जो प्रत्याशी जो उन्होंने चयनित किया है, जो पूर्व में यहाँ महापौर रही, तो इसमें एक सपा ने सोशल इंजीनियरिंग प्लस लोकल इंजीनियरिंग दोनों का यहाँ बेहतर उपयोग किया। जैसे अरुण गोविल को आप बहुत लोकल नहीं कह सकते, जो बसपा ने उतारा। त्यागी जी, बसपा तो बड़ी बेमन से लड़ी चुनाव को। इस हिसाब सुनीता वर्मा का राजनीतिक अनुभव, इस शहर को समझना, और दूसरी बात है कि उनके अपने पुराने चुनाव के अगर अनुभव को आधार बनाए तो वो समस्त जातियों से वोट हासिल करने की उनकी जो क्षमता रही है सवर्णों को छोड़कर, वो इस चुनाव में उनको बहुत मजबूत बना। आपको क्या लगती है सपा की मजबूत चीज? जातीय समीकरण जो उनका है वो दूसरे प्रत्याशी को पीछे धकेलने के लिए काफ़ी है। एक तरफ उनका दलित वर्ग उनके साथ में है, बीइंग दलित, और साथ ही साथ मुस्लिम वोटर जो उनका प्लस पॉइंट है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के गठबंधन, इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज़्यादा महसूस होता है, ज़्यादा पुख्ता दिखाई देता है। और उसकी यही वजह है, दो चीज़ें, दलित और मुस्लिम। इसके अलावा जो लोकसभा का क्षेत्र, जब शहर की बात करते हैं, महानगर की, तो मेयर में सुनीता वर्मा का अनुभव और देहात में उनके पति योगेश वर्मा का राजनीतिक कौशल अनुभव, वो सब चीज़ें मिला के जो है लोकसभा क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं ये है कि कनेक्टिविटी जो उनकी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सर, सपा की क्या आपको लगती है जो बात कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला होगा? दो चीजें बता दीजिए। सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा, जातीय समीकरण, और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार अभियान था वो शुरू में जोर नहीं पकड़ पाया, बाद में उन्होंने गति पकड़ी। लेकिन योगेश वर्मा, जिस दिन से उम्मीदवारी उनकी घोषित हुई उसी दिन से उनका चुनावी जो युद्ध था वो शुरू हो गया था। शुरू हो गया। आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी की तो मेरी नज़र में जातीय समीकरण, मुस्लिमों का साथ, और सुनीता वर्मा जी और योगेश वर्मा जी की पकड़। आपकी नज़र में? दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन उनकी बड़ी ताकत है, और जो बीजेपी की कमजोरी है एंटी इनकम्बेंसी, उसके चलते भी अदर कास्ट का वोट उन्होंने समेटा है। ये उनकी ताकत, ये उनकी ताकत। तो देखिए, तमाम मेरठ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी आपने बातें सुनी। कड़ा मुकाबला बता रहे हैं, रोचक मुकाबला ये लोग बता के चल रहे हैं। तस्वीर पूरी तरीके से साफ करने को तैयार नहीं। हाँ, एक दो वरिष्ठ पत्रकारों ने जरूर कहा कि बीजेपी आगे है, लेकिन बाकी सबका कहना है कि 4 जून का इंतजार कीजिए, जितना आपको है उतना हमें ही है, क्योंकि मेरठ का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प और कड़ा हुआ है। यानी ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की नजरें टिकी हैं कि क्रांति शहर मेरठ में क्या बीजेपी चौथी बार यहाँ कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी या साइकिल दौड़ते हुए रफ्तार से आगे निकल जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।